हे गाइस, तो रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज का प्रेजेंटेशन हुआ और केविन फाइगी ने आने वाली सभी एमसीयू की प्लान मूवीज के बारे में डिस्कस किया। इनमें से एक मूवी जो शायद सबसे यूनिक होने वाली है वो है फैंटास्टिक फोर, जिसे अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स बुलाया जा रहा है। कॉमिक कॉन में इस मूवी की छोटी सी फुटेज दिखाई गई, लेकिन इस छोटी सी फुटेज ने कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर सेट कर दी इस मूवी को लेके। और केविन फाइगी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर वो किसी अगले साल आने वाली मूवी के लिए है तो वो है फैंटास्टिक फोर, जो कि जुलाई 2025 में रिलीज होगी। तो इस वीडियो में हम कॉमिक कॉन में दिखाए गए इसी छोटे से लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल टीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम मूवी के टाइटल की बात करें, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, तो इसका सबसे ऑब्वियस इंप्लीकेशन है ह्यूमन बींग्स ने जब सबसे पहला कदम रखा था मून पर, और ये हुआ था 1960s में। इवन जब मूवी के डायरेक्टर मैट चैकमैन को पूछा गया तो उन्होंने ही इसी इंप्लीकेशन के बारे में बताया, क्योंकि अल्टीमेटली ये मूवी भी 1960s में बेस्ड होने वाली है। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट स्टेप्स का एक और मीनिंग पॉसिबल है जो मैट चैकमैन ने बताने से मना कर दिया। There's definitely a few meanings to it that I can't really talk about, but there's also the general meaning, which is like space race, 60s, Neil Armstrong, you know. फर्स्ट स्टेप्स का मीनिंग ये भी हो सकता है कि रीड और सू स्टॉर्म का इस मूवी में एक बेबी भी होगा। कॉमिक्स में उनके बच्चे का नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स था, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग और म्यूटेंट था पूरे मार्वल यूनिवर्स में। वो रियलिटी तक वॉर्प कर सकता था अपने हिसाब से। और सीक्रेट वॉर्स के एंडिंग के बाद रीड रिचर्ड्स के साथ साथ उसने भी मल्टीवर्स को दोबारा बनाने में मदद की थी। यानी कि एक तरह से डॉक्टर डूम के अलावा मल्टीवर्स के रीबर्थ की सीड भी प्लान की जा रही है इस मूवी में। इसीलिए ये मूवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स सागा के लिए। अब अगर हम कॉमिक कॉन फुटेज की बात करें तो उसकी शुरुआत होती है पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के साथ, जहां वो एक प्रोफेसर है और बच्चों से भरी क्लास को इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं। और उनकी सबसे पहली लाइन ही काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, दिस इक्वेशन नॉट ओनली कंफर्म्स अल्टरनेट डिमेंशंस, इट सजेस्ट्स दैट पैरेलल अर्थ्स एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट डिमेंशनल प्लेन्स। यानी कि रीड लिटरली यहाँ पर बच्चों को मल्टीवर्स के बारे में पढ़ा रहा है। अब या तो ये इक्वेशन उसके यूनिवर्स के किसी साइंटिस्ट ने बनाई होगी या फिर रीड ने खुद ये इक्वेशन फॉर्म की होगी। रिगार्डलेस, इस एक स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि उसने ऑलरेडी थियोरेटिकल इक्वेशन को रियल लाइफ में सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी है। और प्रोबेबली इसी इक्वेशन को रीड मूवी के एंड तक इंप्लीमेंट भी कर लेगा प्रैक्टिकली। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये मूवी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है और काफी चांसेस है कि मूवी के एंड तक फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स को छोड़कर 616 यूनिवर्स में आ जाएंगे। तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए रीड इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोई ना कोई डिवाइस बना लेगा मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए, बिल्कुल जैसे टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रैवल डिवाइस इन्वेंट किया था एवेंजर्स एंड गेम में। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि क्लास में बैठे बच्चे बोर हो रहे हैं तो वो सबसे पूछता है, हु वांट्स टू सी अ बिग एक्सप्लोजन, जिसे सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और उसके बाद एक बटन दबाकर वो एक जेट इंजन को शुरू कर देता है। प्रोबेबली ये वो इंजन है जिससे रीड और उसकी टीम अपने बनाए हुए रॉकेट में स्पेस ट्रैवल करेंगे। क्योंकि इसके ठीक बाद हम रीड रिचर्ड्स के साथ साथ बेन ग्रिम को देखते हैं स्पेस सूट्स में। ये स्पेस सूट्स काफी हद तक 1969 में हुए नासा के अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन के पहने हुए सूट्स जैसे दिखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस मूवी के बारे में इसके डायरेक्टर मैट चैकमैन ने ये ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि ये मूवी एक 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अल्टरनेट यूनिवर्स में बेस्ड होगी। और 60s का अमेरिका काफी हद तक साइंस पर फोकस था, स्पेशली स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस पर। और यहाँ फैंटास्टिक फोर की टीम भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर ही जाने वाली है। हम रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ शॉट्स भी देखते हैं। अब कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और बाकी के टीम मेंबर्स सुजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम को पावर्स इसी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन की वजह से ही मिले थे। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स का ड्रीम था स्पेस एक्सप्लोरेशन, और एक वक्त पर उसने गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग भी सिक्योर कर ली थी एक स्पेसशिप बनाने के लिए, जो एक इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सके और ह्यूमैनिटी को दूसरे प्लैनेट्स पर ले जा सके। लेकिन जैसे ही रीड अपने इस इंटरस्टेलर ट्रैवल वाली स्पेसशिप के कंस्ट्रक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला होता है, उसके ठीक पहले गवर्नमेंट अपनी फंडिंग वापस ले लेती है। अब डेस्परेशन में आकर रीड अपनी स्पेसशिप को टेस्ट करने के लिए एक अनऑथोराइज्ड लॉन्च शुरू कर देता है अपनी टीम के साथ। लेकिन उनका रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ते ही एक कॉस्मिक स्टॉर्म में गिर जाता है और कॉस्मिक रेस उनके शिप की शील्ड को पेनिट्रेट कर देते हैं और ये चारों मेंबर्स इन कॉस्मिक रेस से एक्सपोज हो जाते हैं। शिप के ऑटो पायलट फीचर की वजह से उनकी शिप फिर से अर्थ पर रिटर्न होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्रैश हो जाती है। इस क्रैश से रिकवर करने के बाद सभी मेंबर्स को अपने पावर्स के बारे में पता चलता है। सू स्टॉर्म अपने इनविजिबल होने वाले पावर्स को डिस्कवर करती है और बेन ग्रिम एक रॉक जैसे क्रीचर में बदल जाता है। रीड रिचर्ड्स को अपने इलेक्ट्रिक पावर्स के बारे में पता चलता है और जॉनी स्टॉर्म को अपने फायर पावर्स के बारे में। सिमिलरली यहाँ मूवी में भी ऐसे ही हो सकता है
कि रीड रिचर्ड्स इंटरस्टेलर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हो दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि रीड ये स्पेस ट्रैवल दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्सेस तक पहुंचने के लिए कर रहा हो, जिसकी बात वो अपनी क्लास में कर रहा था। थियोरेटिकली वर्म होल्स जिनका यूज इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए किया जा सकता है, गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, उनका यूज एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ट्रैवल के लिए भी किया जा सकता है। तो डेफिनेटली रीड की फर्स्ट ट्राई अनसक्सेसफुली होगी, लेकिन इसी अटेम्प्ट की वजह से मूवी में भी उसकी टीम को पावर्स मिलेंगे जैसे कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर को मिले थे। उसके बाद हम कई सारे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन के शॉट्स देखते हैं जो कि 60s का न्यूयॉर्क है, लेकिन एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्जन है न्यूयॉर्क का। अगर आपने द जेटसन्स कार्टून सीरीज देखी है जो कि कार्टून नेटवर्क पर आती थी, तो उसमें जिस तरह की दुनिया दिखाई गई है बिल्कुल वैसी ही दुनिया इस मूवी में हमें देखने मिलेगी। ये दुनिया एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जैसे 60s या फिर 50s में लोगों को लगता था कि दुनिया फ्यूचर में कैसी दिखेगी, जहाँ हाई राइज अपार्टमेंट्स के साथ साथ उड़ती हुई कारें और घर पर काम करने वाले रोबोट्स होंगे। इसीलिए वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में ये मूवी बहुत ही अलग होगी एज कम्पेयर टू बाकी MCU मूवीज। इस फुटेज के साथ साथ मार्वल ने कॉमिक कॉन में आए हुए हर अटेंडी को एक फैंटास्टिक फोर फैन दिया, जिसमें इस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क सिटी का लेआउट या एक मैप दिया हुआ है, जिसमें हम क्लियरली बैक्स्टर बिल्डिंग को देख सकते हैं जो कि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का रेसिडेंस हुआ करता था। और इस बैक्स्टर बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने लॉन्च साइट है जहां से उनका रॉकेट ब्लास्ट ऑफ होगा। अब इस फुटेज के आखिरी शॉट में हम एक गैलरी से दो बड़ी सी आंखों को देखते हैं जो कि गैलेक्टस है। गैलेक्टस ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। कॉमिक्स में गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जिसे जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता है, जिसके चलते उसने कई प्लैनेट्स को बर्बाद कर दिया है और अपने लिए अप्रोप्रिएट लाइफ प्लैनेट्स को ढूंढने का काम उसने अपने हेरल्ड्स को सौंपा है। सिल्वर सर्फर इन हेरल्ड्स में से एक है तो उसके लिए प्लैनेट्स ढूंढने का काम करता है। इस मूवी में हम उसका एक वेरिएंट देखेंगे, कंसिडरिंग ये मूवी अल्टरनेट यूनिवर्स में बेस्ड है, जिसका नाम होगा शाला बाल। अब ये भी पॉसिबल है कि रीड या मल्टीवर्सल ट्रैवल इसलिए सीख कर रहा हो क्योंकि उसे पता चल चुका होगा गैलेक्टस के बारे में और इस यूनिवर्स से निकलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होगा। इनफैक्ट वो पूरी कोशिश करेगा उस अर्थ से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए। अब क्योंकि ये मूवी अल्टरनेट यूनिवर्स में बेस्ड है और गैलेक्टस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो काफ़ी चांसेस है कि मूवी के एंड तक गैलेक्टस इस अर्थ को कंज्यूम भी कर लेगा। यानी कि फैंटास्टिक फोर के साथ साथ कई सारे लोग और भी होंगे जो 616 यूनिवर्स में आ जाएंगे। हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम इनमें से एक हो। अवेंजर्स डूम्सडे ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, डूम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक फैंटास्टिक फोर विलन रहा है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि डूम भी हमें इस मूवी में दिखेगा, या तो पोस्ट क्रेडिट सीन या तो एक सपोर्टिंग रोल में। जब इस मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। So listen, it's no secret now, Robert Downey Jr. is back as Doom. Doom is a major Fantastic Four villain. Yes. We know Downey played Iron Man in the Sacred Timeline. You guys are in a different timeline here. Is he part of the Fantastic Four film here, the first one? Cannot say anything. ओवरऑल ऐसी मूवीज बहुत कम रिलीज हुई है MCU में जो एक अदर वर्ल्डली फीलिंग देती हो ऑडियंसेस को। ब्लैक पैंथर और शांग-ची इन मूवीज में शामिल है जहां एक अलग और इमर्सिव दुनिया दिखाई गई है हमें, और अब फैंटास्टिक फोर लिटरली एक लेवल और ऊपर जाके एक नए यूनिवर्स में बेस्ड होने वाली मूवी है जहां हमें रेट्रो फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क देखने मिलेगा, जो कि कंसेप्ट आर्ट में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस छोटे से कॉमिक कॉन फुटेज को लेकर, और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रोल इस मूवी में सिग्निफिकेंट होगा या फिर बस हमें उनके डूम की एक टीज देखने मिलेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।